इस लेक्चर में अपन बात करेंगे, कल अपन ने नेक्स्ट बात की थी ड्यूट्रॉन की, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूट्रॉन। कल ड्यूट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने बात की थी, लाइक है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और भी बहुत सारी अपन ने बात की थी जिसके बारे में अपन ने कल स्टडी की थी, ठीक है। नेक्स्ट आज अपन क्या बात करने वाले हैं, जो ड्यूट्रॉन है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में बात करें कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसके लिए पोटेंशियल की डेप्थ क्या होनी चाहिए, इसके लिए अपन डिटेल से बात करें। तो सबसे पहले अपन जो जानते हैं ड्यूट्रॉन होता है वो होता है बाउंड स्टेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट होती है जिसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, किसकी बात करें अपन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी वैल्यू होती है, 2.223 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने के लिए अपने को श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी करने के लिए अपने को एक सिंपलेस्ट पार्टिकल चाहिए, और उस सिंपलेस्ट पार्टिकल में न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं अपन ड्यूट्रॉन। न्यूक्लियस होता है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। चूंकि ये क्या होता है, बाउंड होता है तो इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है और वो वैल्यू होती है 2.223 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे अपन मैग्नेटिक मोमेंट, उसके क्वाड्रपोल मोमेंट, स्पिन सभी की बात करें। आज के लेक्चर में अपन किसकी बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट की। ये एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करती है तो इसमें पोटेंशियल डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, श्रोडिंगर इक्वेशन। यहां पर अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं कि मैंने क्या माना कि इसको सिंपलेस्ट केस के अप्रोच में, क्योंकि इसका क्वाड्रपोल जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही शून्य के अप्रोक्स होता है, बहुत कम होता है, इसलिए मैंने क्या मान लिया कि जो भी ड्यूट्रॉन है उसकी शेप अप्रोक्सीमेटली कौन सी है, स्फेरिकल सिमेट्री। और स्फेरिकल सिमेट्री है उस केस में इसमें जो पोटेंशियल है जनरल फॉर्म में वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किसका फंक्शन होना चाहिए, आर थीटा और फाई का। लेकिन स्फेरिकल केस होने की वजह से, सिमेट्रिक होने की वजह से वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली फॉर ओनली आर का फंक्शन होगा। इस केस में मैं श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करता हूं। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, -h⁻² डेल स्क्वायर साई ऑफ आर प्लस वी ऑफ आर साई ऑफ आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर L का मान 0 नहीं है तो उस केस में एक टर्म और आती है यहाँ पर, +h² अपॉन 2mr² LL+1 इक्वल टू E। ये एक जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ, और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो L इक्वल टू क्या होगा, 0। L इक्वल टू 0 के केस में ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, -h² डेल स्क्वायर ऑफ साई ऑफ विच इज फंक्शन ऑफ आर थीटा बाई वी ऑफ आर साई ऑफ आर इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ। ये मेरे पास में एक श्रोडिंगर इक्वेशन मेरे को मिल गई, ठीक है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इससे ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इस श्रोडिंगर इक्वेशन को थोड़ा
सिंपलेस्ट केस में अपन बात करें तो सिंपलेस्ट केस में अपन बात करें तो जो भी वेव फंक्शन होगा साई स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी 1/r। लेटेस्ट सम फंक्शन ये फॉर्म हो सकती है कोस के आर, साइन के आर, ई के आर, आइटा के आर, कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो डिपेंडेंस होगी वो 1/r की फॉर्म में होगी। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना, डेल स्क्वायर साई आर विच इज लाइक एज यू ऑफ आर अपॉन आर, साई की वैल्यू। यहाँ पर मेरे को चाहिए डेल स्क्वायर की वैल्यू। डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं अपन, कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लासियन। और इसकी वैल्यू जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें वैल्यू होती है 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है। अब आपको ये मैंने लिखा साई ऑफ आर, ये आर नहीं है एक्चुअल में, ये आर वेक्टर है, ध्यान रखना। और साई ऑफ आर वेक्टर में यहाँ पर बता देता हूँ, आप साई ऑफ आर वेक्टर का मतलब क्या है, साई ऑफ आर थीटा फाई। और इसको भी टू पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जब पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ओनली आर हो तो साई को टू पार्ट्स में अपन लिख सकते हैं, एक रेडियल पार्ट विच इज डिपेंड ऑन स्मॉल आर कैपिटल आर, और एक वाई एल एम थीटा फाई। और ये ओनली क्या है, स्केलर है, और ये एक्चुअल में किसके इक्वल है, कैपिटल आर स्मॉल आर, रेडियल पार्ट। अब आपको बताइए वाई एल एम थीटा फाई यहाँ होगा, यहाँ पर आएगा। अपने को बताया एल इक्वल टू 0 है, और जो फंक्शन है वो थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करता, तो इस केस में इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करता तो मेरे को क्या लिखना है, विच इज ओनली फंक्शन ऑफ आर अपॉन आर। तो ये दोनों तो कॉमन आके इधर से कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा, डेल स्क्वायर। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या वैल्यू आएगी, डेल स्क्वायर यू ऑफ आर अपॉन आर, यही बचेगा केवल, यही बचेगा ना। थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता, मैंने स्पेरिकल क्या मान लिया, सिमेट्रिक मान लिया, स्पेरिकल सिमेट्रिक, इसमें थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये दोनों पार्ट 0 हो जाएगी, केवल एक पार्ट बचे। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर यू ऑफ आर अपॉन आर। सिंप्लीफाई करें, 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी यू बाई वी से, तो आर का आर स्क्वायर आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस यू ऐसे कैसे 1/r का -1/r स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सोल्व करते हैं इसको। तो 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, आर डेल यू बाई डेल आर का आर के रेस्पेक्ट में 1 डेल यू बाई डेल आर प्लस आर ऐसे कैसे डेल यू अपॉन डेल आर का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, यू का डेल यू बाई डेल आर 1/r स्क्वायर ऐसे कैसे, और प्लस यू ऐसे कैसे 1/r स्क्वायर का -2/r क्यूब। ठीक है, यही होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं, तो देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने, सॉरी। आर्क यहाँ पे इसको थोड़ा इजी वे में भी कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर दी। आर स्क्वायर तो ऐसे कैसे, यहाँ पर दो पार्ट है, एक u और एक r, तो u का डेल u बाई डेल r और 1/r ऐसे कैसे, और जो सेकंड पार्ट है उसका क्या होगा, प्लस u ऑफ r ऐसे कैसे, और 1/r का -1/r स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r, यहाँ पे क्या बचेगा r डेल u बाई डेल r, ठीक है। और यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस यू अपॉन आर। क्लियर।
अब सिंप्लीफाई करो, 1/r², आर का आर के रेस्पेक्ट में 1, क्या बचेगा डेल यू बाई डेल आर। फिर आर का क्या, आर ऐसे कैसे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर, डेल यू बाई डेल आर का, और फिर माइनस यू का डेल यू बाई डेल आर। ये इससे कैंसिल हो गया और क्या वैल्यू आ गई इसकी, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 1/r डेल डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर। क्लियर है। तो ये अपने पास में डेल स्क्वायर साई की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कहां पर पुट कर दे अपन, श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट कर दे। तो देखो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी, श्रोडिंगर इक्वेशन अपने को पता है क्या थी, -h²/2m डेल स्क्वायर साई, क्या वैल्यू आ जाएगी 1/r डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, साई ऑफ आर का मतलब यू आर अपॉन आर इक्वल टू ई साई, साई का मतलब यू अपॉन आर। वाई एल एम देखो तीनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, विच डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो आर 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 ये तो कैंसिल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई रूप में रिप्रेजेंट करें तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच का टी स्क्वायर वी ऑफ आर यू ऑफ आर, और इसको भी इधर ले आए तो प्लस 2m अपॉन एच का टी स्क्वायर ई यू ऑफ आर इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कर दे इसको, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर और -2m अपॉन एच का टी स्क्वायर या प्लस 2m अपॉन एच का टी स्क्वायर होगा, तो ई माइनस वी ऑफ आर यू ऑफ आर इक्वल टू 0। कई जगह आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन लिख दें, लेकिन आपको नहीं पता होगा ये इक्वेशन कहाँ से आई। ठीक है, बोल देंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये इसका जनरल मेथड है, श्रोडिंगर इक्वेशन से अपन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक यहाँ पर अपने को पता है कि ये ड्यूट्रॉन होता है, उसमें 2 पार्टिकल होते हैं। जब एक से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं तो अपन किसका कंसेप्ट काम में लेते हैं, रिड्यूस मास। इसको 2 बॉडी सिस्टम को सिंगल बॉडी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिड्यूस मास का उपयोग किया जाता है। अब रिड्यूस मास अगर 2 बॉडी सिस्टम है तो जो रिड्यूस मास होगा वो क्या होगा, MP/Mn और डिवाइड में MP प्लस Mn। अपने को पता है जो मास ऑफ प्रोटॉन है अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो रेड्यूस मास अपन क्या लिख सकते हैं, m लिख लो इसको, इसका मतलब m/2। क्लियर है यहाँ तक, अरे सबको समझ आ गया। तो ये जो स्मॉल m है ये रिड्यूस मास है, यहाँ क्या है, रिड्यूस मास। तो मैंने जो नोटेशन है आप चेंज कर सकते हो, MP/2 ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, तो मैं इस m की जगह क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखो स्मॉल m, आप कंफ्यूज हो जाओगे, या म्यू लिख लो। ठीक है, तो म्यू हो गया MP/2, या MP को मैं m लिखूँ तो m/2। ये रिड्यूस मास, ये है म्यू। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m/2। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल M अपॉन एच का टी स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ आर यू ऑफ आर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को यूज करते हुए अपने को क्या करना है, जो ड्यूट्रॉन है उसकी ग्राउंड स्टेट प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब अपने को पता है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने को एक वेव फंक्शन चाहिए। ठीक है, उसकी एनर्जी अपने को पता होनी चाहिए और एक पोटेंशियल। तो 3 अननोन क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी अपने को पता होनी चाहिए। मैं जानता हूं जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है ई, बाइंडिंग का मतलब नेगेटिव होगी और वो वैल्यू है 2.223 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव में होगा, बाउंड है। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट कर सकता हूँ,
ये मेरे रेडियल पार्ट है और ये मेरा पोटेंशियल किस में होगा, नेगेटिव। आर है यहाँ पर, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो सकती है, 0 से और इनफाइनाइट तक। मैंने मान लिया जो ये पोटेंशियल है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, -V0, और यही कुछ एनर्जी की वैल्यू होगी E -W, और अभी बताया 2.223 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 पार्ट्स हो गए यहाँ पर, एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक न्यूक्लियस पार्ट और एक उसके बाहर वाला पार्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। और ये मैंने पार्ट है, इसकी जो बाउंड्री है उसको डिनोट कर दिया A से। 2 पार्ट है, 2 पार्ट के लिए मेरे को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रीजन फर्स्ट। रीजन फर्स्ट में अगर बात करें तो V = -V0 और E = -W, ये वैल्यू इसमें पुट कर दे, और जो फंक्शन है U उसको मैंने U फर्स्ट डिनोट कर दिया। वैल्यू पुट करो, d² U फर्स्ट dr² प्लस m/h² -W प्लस V0 और U फर्स्ट = 0। इस कंप्लीट क्वांटिटी को मैंने मान लिया k² U फर्स्ट = 0 और साथ में d² U फर्स्ट dr²। ये मेरे पास में एक इक्वेशन मिल गई, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, U फर्स्ट = A sin kr, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, प्लस B cos kr। अब कुछ बाउंड्री कंडीशन अपन अप्लाई कर दे इसको, सिंप्लीफाई, एक ही सॉल्यूशन एक बार में वैलिड होगा। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, r = 0 पर वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। वैल्यू पुट करो, sin 0 0, cos 0 1, तो 0 = 0 प्लस B। इसका मतलब B = क्या आना चाहिए, इसका मतलब U फर्स्ट वैलिड सॉल्यूशन क्या आ गया, A sin kr। ठीक है, ये कौन से रीजन में सॉल्यूशन मिल गया अपने को, रीजन फर्स्ट में। अब अपने को कौन से रीजन की बात करनी है, रीजन सेकंड। तो रीजन सेकंड में चेक करते हैं। रीजन सेकंड में पोटेंशियल कितना है, 0, E एनर्जी कितनी है, -W। वैल्यू पुट कर दो, जो पीछे इक्वेशन थी उसमें d² U फर्स्ट dr² प्लस m/h², पोटेंशियल 0, एनर्जी -W, U सेकंड, सॉरी इस बार U सेकंड = 0। इस क्वांटिटी को, ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया, इस क्वांटिटी को मैंने मान लिया γ²। तो d² U सेकंड dr² प्लस γ² U सेकंड = 0। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। तो U सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, Ce⁻γr प्लस De⁻⁻⁻। साइन कोस में भी लिख सकते हैं E की और गामा को, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रहा, सॉरी माइनस साइन आएगा ना, वहाँ प्लस था इसलिए ये हाइपरबोलिक में है। यहाँ तक क्लियर है किसी को, कोई डाउट बोलो। अब अपने को पता है वही बाउंड्री कंडीशन लगाए, तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे U सेकंड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चेक करो दोनों में, r इन्फिनिटी रखो, E की r माइनस इन्फिनिटी 0 था, E की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसका मतलब ये सॉल्यूशन उसका वैलिड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसकी वजह से इनफाइनाइट हो रहा है, जबकि ये ओवरऑल जो फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो ये 0 नहीं कर रहा, इसलिए ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके जो साथ में कांस्टेंट है उसको अपने को क्या लेना पड़ेगा, 0। इसका मतलब जो सेकंड है U सेकंड, उसका वैलिड सॉल्यूशन क्या होगा, DE⁻⁻r। ये 2 और 3 नंबर अपने को इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को बाउंड्री कंडीशन लगा के क्या करना, अपने को सोल्व आउट करना है। बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, बाउंड्री पे दोनों वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो एट r = A क्या लिख सकता हूं मैं, U फर्स्ट = U सेकंड और du फर्स्ट अपॉन dr = du सेकंड अपॉन dr। लेकिन कंडीशन है r = पुट कर दो। फर्स्ट अब अगर अप्लाई करें तो A sin kA = D
ई की पावर माइनस गामा। सेकेंड डेरिवेटिव करो इसका पहले, तो क्या आएगा, ए साइन के आर का कोस के आर, और आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो के बार, आर की जगह फिर क्या रखना है ए। ऐसे इसका करो डी ई के आर माइनस गामा आर, और फिर माइनस गामा बार, और आर की जगह ए। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो देखो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो ए से ए कैंसिल, ये तो के कोस बटे साइन क्या हो जाएगा, कोट के ए। यहाँ बचेगा माइनस गामा, और ये इससे कैंसिल हो जाए। इसका मतलब कोट के ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस गामा अपॉन के, वैल्यू पुट कर दो गामा की, अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर, गामा स्क्वायर था एम ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर, के की वैल्यू अंडर रूट एम अपॉन एच कट स्क्वायर, और कितनी वैल्यू थी, ओमेगा माइनस वी, सॉरी वी नॉट माइनस ओमेगा, यही थी। एम अपॉन एच कट स्क्वायर से कैंसिल, और आपको ये भी पता वी नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत कम है, तो वी नॉट बहुत ज़्यादा है, तो वी नॉट माइनस डब्ल्यू या ओमेगा जो भी बोल रहे हैं आप, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वी नॉट अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब कोट के ए क्या लिख सकता हूँ, माइनस अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन वी नॉट। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0। क्लियर है यहाँ तक। कोट के 0, इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई। ये अपने पास में के ए की वैल्यू आ गई, के ए की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर दे। तो जैसे ही के की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे, तो के की वैल्यू अंडर रूट एम अपॉन एच कट स्क्वायर, वी नॉट माइनस डब्ल्यू, साथ में ए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, स्क्वायर कर दो। इसको तो मैं वापस से वी नॉट लिख सकता हूँ, तो एम अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट, ए का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 4, 9 पाई स्क्वायर बाई 4 डैश डैश। इसका मतलब वी नॉट ए स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 4m, ऐसे 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 4m। सबसे सिंपलेस्ट केस की बात करें n इक्वल टू 1, फर्स्ट केस की, तो वी नॉट ए स्क्वायर कितनी वैल्यू आएगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 4m। ये रिलेशन अपने को याद रखना है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 4m। इसके साथ साथ इसके लिए क्या पूछता है, एक तो रेंज, पोटेंशियल डेप्थ, और ये रेंज है, इन दोनों में रिलेशन, एक की वैल्यू रखनी है और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले से, और एक वो उसका प्लॉट पूछता है। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का क्या पूछता है, प्लॉट। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का प्लॉट पूछता है, तो देखो फर्स्ट ए साइन के आर, तो साइन की वैल्यू कुछ ऐसे ही होगा, और सेकंड बाउंड्री पे दोनों वेव फंक्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए श्रोडिंगर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये ई की पावर माइनस गामा आर, इसका मतलब स्मूथली उसको मिला दो, और ई की पावर माइनस गामा आर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डीके। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन में ए साइन के आर, और ये सेकंड रीजन में डी ई की पावर माइनस गामा। ये इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का क्या होता है, प्लॉट होता है। ठीक है। अब मैं अगर इसकी रेंज और डेप्थ की बात करूं, तो इसके लिए आपको किसी भी रेंज पे इसकी डेप्थ की वैल्यू पूछे, तो आप उसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूं। रेंज फर्मी में लिख देता हूं, और ये डेप्थ वी नो, मेगा इलेक्ट्रोड। सबसे पहले अगर मैं रेंज ए की वैल्यू 1 फर्मी रखता हूं, तो डेप्थ आती है 150 मेगा इलेक्ट्रोड।
सॉरी 120 याद रखना। अगर रेंज 1 फर्मी है तो डेप्थ होगी 120 मेगा इलेक्ट्रोड। अगर 1.5 है रेंज फर्मी तो ये 59। अगर इसकी वैल्यू 2 फर्मी है तो ये होगी 36। और अगर 2.5 है, अगर रेंज की वैल्यू 2.5 तो इसकी वैल्यू होगी 25। और अगर रेंज इनफाइनाइट हो गई तो 2.83। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब अपन क्या बता सकते हैं कि जो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है, अगर रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात करूं तो अगर उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 फर्मी मानूं, देखो इसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर गामा था √m ओमेगा अपॉन एच कट स्क्वायर, 1 अपॉन गामा, ये क्यों लिख रहा हूं अभी बात करेंगे, √h कट स्क्वायर अपॉन m ओमेगा। अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 4.3 फर्मी। कितनी वैल्यू आएगी? 4.3 फर्मी। और ये जो 1 अपॉन गामा है ये किसकी यूनिट बता रहा है? डिस्टेंस। किसकी यूनिट बता रहा है? डिस्टेंस की। तो रेंज ऑफ जो पोटेंशियल है अगर मैं उसको मान लूं 2 फर्मी, 1 अपॉन गामा इसका जस्ट क्या है? ट्वाइस। तो इसका जस्ट ट्वाइस है। इस केस में 2 फर्मी के केस में डेप्थ कितनी है? 36 मेगा इलेक्ट्रोड। कितनी वैल्यू है? 36 मेगा इलेक्ट्रोड। उस केस में अगर बाइंडिंग एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं तो वो कितनी आई थी? 2.223 मेगा इलेक्ट्रोड, विच इज मच लेस, विच इज मच लेस। तो अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं इस केस में कि जो ड्यूट्रॉन होता है वो एक लूजली बाउंड सिस्टम होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? ड्यूट्रॉन इज ए लूजली बाउंड सिस्टम। ठीक है, और उसके लिए जो कोट के का रिलेशन है ये आपको याद रखना है, माइनस गामा अपॉन। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। एक तो ये एक्चुअल वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट की है रेंज और डेप्थ की, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की है। बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है, इसका जो ग्राफ है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए वेव फंक्शन का जो प्लॉट है वो मैंने आपको बता दिया। रेंज और डेप्थ में जो रिलेशन है वो आपको बता दिया। ठीक है, 2 फर्मी के केस में 36 मेगा इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम होती, डेप्थ बहुत ज्यादा होनी चाहिए तभी ये बाउंड रह पाए। ठीक है, और उसका कंपैरिजन मैंने 1 बाई गामा विच इज ऑल्सो यूनिट है लेंथ, तो इससे इसकी जस्ट डबल 1 बाई गामा डेप्थ बाइंडिंग एनर्जी से इसको कंपेयर। ठीक है, ये है अपना ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ ड्यूट्रॉन। और उसके केस में अपने को डेप्थ और रेंज में रिलेशन मिल गया, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। और नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्या बात करेंगे? इसके एक्साइटेड स्टेट ऑफ